Good afternoon, students. Let's continue the chapter with the significant figures. Okay, so significant figures क्या होते हैं, ये कैसे मैटर करते हैं? Let's take an example. Suppose आपने कोई measurement करी है and the measurement comes out to be 12.378. Suppose इतनी आई है, ग्राम्स में कंसिडर कर लो, ठीक है। और जिस बैलेंस से आपने ये मेजरमेंट करी है उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो प्रिसीजन है वो कितनी है? सपोज 0.001 है, ठीक है। अगर उसका प्रिसीजन इतना है तो इसका मतलब आपकी जो ये वैल्यू आपने जो मेजरमेंट करी है, ठीक है, ये मेजरमेंट करेक्ट नहीं हो सकती है, ये अलग भी हो सकती है। अलग कैसे होगी? इसका मतलब अगर इसकी प्रिसीजन आपके वेइंग बैलेंस कितनी थी तो आपके पास जो एग्जैक्ट वेट है वो इतना होगा, या तो प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। दैट मीन्स इसमें थोड़ा बहुत एरर है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी जो रीडिंग है वो 377 से लेकर 12.379 के बीच में लाई करेगी। इसके बीच में कोई भी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट होगी, एरर हार्डली 0.001 का हो सकता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपकी टर्म। तो इसका मतलब अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो यहाँ पे कितनी रीडिंग एक्यूरेट है और कितनी नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि एरर सिर्फ लास्ट वाले डिजिट में आ रहा है, फर्स्ट वाले जो 4 डिजिट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो चेंज हो रहा है, वो अनसर्टेन है, उसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है, वो चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू। तो ये सारे क्या होते हैं? दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप कोई भी नंबर लेते हो, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, चाहे वो सर्टेन वैल्यू के साथ हैं चाहे वो अनसर्टेन हैं, उन सबको आप क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन: द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। लास्ट को भी आपने इंक्लूड करना है। हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, लास्ट डिजिट वो भी काउंट करना है जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, चेंजेस हैं, लिटिल बिट देयर आर, एरर है। तो इन सारे फिगर्स को इंक्लूड करके जितनी भी फिगर्स बनेंगी, दोज ऑल आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये है कि आप जब भी केमिस्ट्री में इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं, है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये वो सब करके, तो कितनी वैल्यू तक लिखना है आपने, एक्यूरेसी अपने रिजल्ट्स में कैसे लानी है, ठीक है। तो उस एक्यूरेसी के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स टर्म का पता होना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स. So, what are the rules by which we can find out the number of significant figures? Here I have written the first rule: all the non-zero digits are significant and the zeros between non-zero digits are significant. Suppose मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12.26. All are non-zero. डेसिमल के पहले भी कोई जीरो नहीं है, बाद में भी कोई जीरो नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने पूरा लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। उसके बाद में ये रूल क्लियर हो गया कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट ही होते हैं। और अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ 12.026, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? हियर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वाई? बिकॉज ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, ठीक है, चाहे ये डेसिमल के साथ हो चाहे डेसिमल के बिना ही हो। अगर कोई भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है देन उसको भी हम सिग्निफिकेंट ही काउंट करते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर है? तो आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं या फिर अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है देन ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड रूल. द सेकेंड रूल इज zeros to the left of non-zero digits are not significant. ठीक है, जीरोस जितने भी आपके पास आते हैं किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले, ठीक है, चाहे वो डेसिमल में है चाहे डेसिमल में नहीं है, वो सब क्या होते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ रही थी? 0.0095. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 9 और 5 ये तो है ही, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इससे पहले देखो, इससे पहले आपके पास क्या है? 0 0 0 जीरोस हैं, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ यही दोनों हैं। इनसे पहले चाहे आप 10 जीरो लगा दो, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो से पहले वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स.
राइट। नाउ नेक्स्ट आपका सपोज मैं यहाँ पे 0 की बजाय 1 लिख दूं, 1.0095। अब मेरे को बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब ये जो 2 जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट हैं। वाई? क्योंकि 1 और 9 के बीच में आ रहे हैं, तो कोई भी 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आएगा देन दैट विल बी योर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5। हियर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Clear? Now the next rule. Next rule is, what is the, oh sorry, zeros to the right of decimal point are significant. अगर कहीं पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है और उस डेसिमल के बाद में जितने भी जीरोस होंगे वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। और पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये आपको पहले क्लियर है। नॉन जीरो से पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो के बाद वाले सिग्निफिकेंट हैं, और सिर्फ डेसिमल के केस में। अब यहाँ पे देखो, सिग्निफिकेंट ये भी है, ये भी है, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए? 1 2 3। ये वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज ये डेसिमल से पहले आ रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद ये 2 जीरो आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे 3 भी आए, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हियर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया आपको ये कि डेसिमल के पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं जितने भी जीरोस हों, और डेसिमल के बाद वाले क्या होते हैं? हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सपोज डेसिमल नहीं आ रहा, सिंपल एक आपके पास नंबर है, तो सिंपल अगर नंबर है तो अगर इससे पहले मैं जीरोस लगाऊंगी तो पहले वाले जीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे डेसिमल हो आपके नंबर में चाहे ना हो, राइट। लेकिन अगर बाद वाले जो जीरोस हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। डेसिमल के बाद अगर जीरोस आ रहे हैं फिर तो वो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर आपके पास बिना डेसिमल के ही जीरोस आए जा रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो आप कैसे डिसाइड करोगे? अब देखो, आपके पास ये नंबर है, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होता है, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं ये लिख सकती हूँ 205 इंटू 10⁻², ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 205.00 इंटू 10⁻²। क्लियर है? ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैंने 205 कर दिया और ये जो 100 था इसको 10⁻² लिख दिया। या मैं ये भी लिख सकती थी कि मैंने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करा है और यहाँ पे 10⁻²। अच्छा, ये आपको क्लियर है ना कि पावर्स कब पॉजिटिव होती हैं कब नेगेटिव? जब भी आप लेफ्ट साइड को शिफ्ट होते हो तो पावर आती है पॉजिटिव, अगर आप राइट साइड को शिफ्ट होते हो, ठीक है, पॉइंट अपना राइट साइड पे शिफ्ट करते हो, देन पावर क्या आ जाती है आपके पास? 10 की नेगेटिव। ठीक है, ये याद रख लेना आपने, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना है या फिर राइट साइड पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रही थी तो पावर मेरे पास पॉजिटिव में आ रही थी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी 20, यहाँ तक मैं पॉइंट ले आती तो मैंने 3 शिफ्ट करा है तो यहाँ पे 10⁻³ लिख दिया, या फिर इसको सपोज मैं इतना ही लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻² क्या आ जाएगा मेरे पास? ये मैं इसको 4 लिख देती हूँ, मैं 0 लिख भी रही हूँ नहीं भी लिखूं, है ना, मेरी खुद की मतलब मैं मर्जी से चल रही हूँ। तो आपके पास ये सिचुएशन है, ये सारे नंबर एक ही जैसे हैं, अगर उसको एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये जो 10⁻² वाली मैंने टर्म लिखी है ना, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो अब देखो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। यहाँ पे कितने आपके पास? 1 2 3, ये तो है ही, और डेसिमल के बाद वाले जीरो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, है ना, तो अगेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने हैं? ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है कि आप अपने नंबर को किस फॉर्म में लिख रहे हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे भी लिखते हो तो उस अकॉर्डिंग उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ये जीरो किसी में मैंने एज ए सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूड कर लिए हैं और किसी में नहीं करे, तो ये मैटर करता है कि आप उसको किस फॉर्म में लिख रहे हो। क्लियर हो गया? सो दिस इज all about the rules how we can identify or how we can count the number of significant digits in a given number. Okay, so now the next is
अब यहाँ पे हमने बात करी थी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे ये मैंने नंबर लिखा था, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ऐसे में लिखने की ज़रूरत है क्या? व्हाट इज़ द नीड? तो नीड ये है कि केमिस्ट्री में जब भी आप कैलकुलेशंस को देखते हो तो आपके पास बहुत सारी वेरिएशन आती है। आपके पास बहुत स्मॉल स्मॉल या बहुत लार्ज नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेशंस के आते हैं, तो उनको सिंपल वे में लिखना ही पड़ेगा हमें। पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब जैसे आपने अभी तक इतना तो पढ़ा ही है ना। अब आपको पता है केमिस्ट्री में हम माइक्रो पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेती हूँ, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इतना क्लियर हो रहा है? ये है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास, इट इज इन ग्राम्स। ठीक है, तो अगर बच्चे हमने सपोज पावर की फॉर्म में लिखना ही ना हो, अगर हमने सिंपली लिखना हो, तो फिर तो मैं यही लिखने में रहूंगी 0 0 0 0 अप टू 1 एंड देन 9 1। ठीक है, तो हम इस कैलकुलेशन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो हमारे पास बहुत ही स्मॉल एंड लार्ज वैल्यूज ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, एंड द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ऑल दीज कैलकुलेशंस आर इन exponential notation or in scientific notation. Clear? So the next is how we can do calculations in exponential notation. So some of the students face some problems regarding these kind of calculation. So let's have a look on it. So exponential, अगर आपको पावर्स की टर्म में कोई भी कैलकुलेशन आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपने वैसे कि मैथ्स में करा भी है हाउ टू डू दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट। द फर्स्ट वन इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी आपने कोई दो नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने उनकी पावर्स जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है इट इज 10⁻³ और यहाँ पे जो नंबर लिखा है इट इज 10⁻²। तो हम दोनों को ऐड डायरेक्टली कभी नहीं कर सकते हैं। जब भी आप एडिशन करते हो आपकी ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम। अगर पावर्स सेम होंगी तभी आप इनको क्या करोगे? ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए या तो इसको 10⁻³ बना दो या इसको 10⁻² बना दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब सपोज मैं 10⁻² बना रही हूँ, आप 3 बना के भी कर लेना। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 10⁻² बनाना है तो मैं इसको कैसे करूंगी? एक 10 अलग कर देती हूँ और एक 10⁻² रहने देती हूँ। ठीक है, अब ये 10⁻² मैंने ऐसे रहने देना और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 4.56 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 45.6। ठीक है, तो इनटू क्या आ जाएगा आपके पास? 10⁻² प्लस क्या आ जाएगा? 2.62 इंटू 10⁻²। अब देखो, अब दोनों की पावर्स क्या है? सेम। अब आप क्या करोगे? इस नंबर में ये वाला नंबर ऐड कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 45.6 2.62 22184। तो आंसर क्या आ जाएगा? 48.22 एंड पावर क्या आ जाएगी? 10⁻²। पावर आपकी कॉमन आप निकालोगे और जो दो नंबर्स रहते हैं उनको ऐड कर दोगे। एंड सिमिलरली फॉर द सब्ट्रैक्शन। सो आप कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे मल्टीपल टर्म्स को जब तक उनकी जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं वो सेम नहीं है आपके पास। क्लियर? नाउ कम टू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो इसमें आपको पावर्स को सेम नहीं करना पड़ता। आप क्या करोगे? ये जो दो नंबर्स हैं इनको एक साथ डील कर लोगे और जो पावर्स हैं उनको अलग से। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 4.5 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 0.3 के साथ। तो जब आप 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास आंसर? 135। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 135 आ गया। इनटू डिजिट्स पॉइंट कितने आने थे? 1 2 यहाँ पे आ गया। एंड साथ में अब हमने क्या करना है? पावर्स को एक साथ सॉल्व करना है। 10⁻6 है और यहाँ पे 10⁻³ है। जब आपका बेस सेम होता है ना और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं? डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। तो एक में 6 था और एक में -3 था, मैंने दोनों को प्लस कर दिया। प्लस इन द सेंस मैंने 6 में -3 को प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.35 इंटू 10⁻3।
ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। और जब आप डिवाइड कर रहे हो 4.5 को 0.3 के साथ डिवाइड कर दो, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 15। और यहाँ पे देखो 10⁻6 था और उसमें डिवाइड कौन हो रहा है 10⁻³ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हो, जब डिवाइड होते हैं तो पावर्स को क्या कर देते हो सब्ट्रैक्ट। तो मैंने 6 में से -3 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पावर क्या आ जाएगी 9। क्लियर। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, जो कि आपने पहले ही करा हुआ है, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट इज राउंड ऑफ। तो एक अभी मैंने कैलकुलेशन में आपको सिग्निफिकेंट टर्म सिखानी है, लेकिन उससे पहले राउंड ऑफ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप राउंड ऑफ जो है वो कैसे ध्यान में रखोगे, आपके पास 1.23456 ये कोई नंबर है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सपोज सिर्फ यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको आंसर चाहिए, सपोज आपने सिर्फ यहाँ तक लाना है, आपने उसका नेक्स्ट डिजिट चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 5 लिखा है, चलो मैं इसको 7 बना देती हूँ, ओके। अगर तो आपका जहां तक आपने कैलकुलेशन अपनी लानी है, अगर नेक्स्ट आपका जो फिगर है इट इज ग्रेटर देन 5, तो आप इसमें क्या कर देते हो एक ऐड कर देते हो। सो आप क्या करोगे +1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.24। दैट्स इट। क्लियर। ग्रेटर देन 5 होगा तो आपने ऐड कर देना है, और अगर लेस देन 5 हो, सपोज यहीं पे मैंने 4 लिखा था पहले, यहां तक मैंने आंसर लाना है, तो 3 के बाद में क्या आ रहा है 4 विच इज लेस देन 5। तो अगर लेस देन 5 है तब आप क्या करोगे उसको एज इट इज रहने देते हो 1.23, ठीक है। और अगर इक्वल टू 5 है फिर आपके 2 केसेस आते हैं। अब देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू 5, ये लिखा मैंने, यहां तक लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5, जब 5 आता है तब आपने जरूर चेक करना है कि ये जो आपका नंबर है ये ऑड है या इवन है। अगर तो ये ऑड है, जैसे अब यहाँ पे 3 है, 3 इज ऑड, इट इज ऑड, तो अगर ऑड है तो इसमें 1 प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.24। और अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता, आपने यहाँ तक लाना था, 5 है, 5 से पहले आपने नंबर जरूर चेक करना है ऑड है या इवन है। अब ये क्या है इवन है, तो आप इसको वैसे का वैसे ही रहने दोगे। क्लियर। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा एक नंबर आ रहा है डेसिमल में, तो उसको आपने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। पता है ना राउंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है। अगर आपके पास बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस तक चल रहा है तो आपने उसको छोटा करके लिखना है, एक्यूरेट वे में लिखना है। तो आप क्या करोगे राउंड ऑफ करते हो, और राउंड ऑफ करने से पहले क्या ध्यान में रखना है, जो नेक्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, और अगर इक्वल टू 5 है तो आपका नंबर ऑड है या इवन है, तो उस केसेस में आप ऐसे राउंड ऑफ करते हो, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। सपोज आप कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहे हो, उसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर आ गए, उनको आपने ऐड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा है ना, वो कहाँ तक आना चाहिए और कहाँ तक नहीं आना चाहिए, ये बात आपने जरूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हैं। एक तो है मेरे पास 4.523, एक है मेरे पास 2.3 और एक है मेरे पास 6.24। 3 डिफरेंट नंबर्स हैं मेरे पास। इन तीनों नंबर्स को मैंने जब प्लस करा तो मेरे पास कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया 13.063, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें कितने डेसिमल हैं, आपने सिर्फ क्या चेक करने हैं, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो आपने चेक करने हैं डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले नंबर में देखो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल तक जा रहा है, ये वाला 1 डेसिमल तक जा रहा है, और यहाँ पे कितने हैं 2 डेसिमल। क्लियर हो रहा है। जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनको आपने क्या करना है, उनके सिर्फ डेसिमल प्लेसेस चेक करने हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनाना है, जिसके लेस डेसिमल हो, ठीक है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के साथ आपने रिजल्ट बनाना है। अब देखो जब मैंने तीनों को ऐड करा तो मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है 13.063, ठीक है। तो 13.063 में डेसिमल देख सकते हो कितने हैं, देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन मेरे को आंसर क्या चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए जिसमें कितने डेसिमल हो, ओनली 1। तो इसका मतलब 13.063 मेरा सही आंसर नहीं है।
इसको सिर्फ कितने तक लाना है मैंने, यहाँ तक 1 डेसिमल प्लेस तक। तो अगर यहाँ तक लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 0 तक लाना ना मैंने। इसके बाद में क्या है 6 ग्रेटर देन 5, जब भी ग्रेटर देन 5 होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा 13.1। दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। तो जब भी आप कैलकुलेशंस में, ध्यान से सुनो ये बात, जब भी आप कैलकुलेशंस में एडिशंस करते हो या सब्ट्रैक्शंस करते हो तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है जो आपका फाइनल वाला आंसर आ रहा है ना, उसके भी डेसिमल प्लेसेस उतने ही होने चाहिए जितने भी आपके पास नंबर थे उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस थे। सबसे कम डेसिमल वाले प्लेसेस में आपने आंसर लेके आना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके इसका मतलब आपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 3, तो ये आपकी एक्यूरेसी हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तब आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तब आपने क्या करना है, तब आपने डेसिमल प्लेसेस नहीं चेक करने हैं, तब आपने चेक करना है प्रिसाइज टर्म। मींस आपने क्या चेक करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस और यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो मैंने दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 4.327 और 2.8 और मल्टीप्लाई करके आंसर मेरा क्या आ रहा है 12.1156। लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस नंबर में मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, हमने लीस्ट वाली टर्म देखनी है। हमारे पास जो कम वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारा आंसर भी उसी में होना चाहिए। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर है वो 6 सिग्निफिकेंट का कभी नहीं होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, लीस्ट वाले का। यानी आंसर मेरे को किस में चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है। अब हम क्या करेंगे एक्यूरेसी लाने के लिए, अब हम करेंगे इसको राउंड ऑफ 12.1156, इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ। अच्छा हमें कितने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ तक रिजल्ट चाहिए, डेसिमल के बाद तक का तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ तक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक रिजल्ट कैसे आएगा, इसके बाद वाला नंबर देखो क्या है 1, 1 को राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 1 इज लेस देन 5। तो आपका जो नंबर है उसको एज इट इज रहने दोगे, आप इसको कभी भी इसमें कुछ प्लस या माइनस नहीं करोगे। तो राउंड ऑफ करके आंसर क्या आएगा 12। सो क्लियर हो गया। तो जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ध्यान में रखने हैं सबसे कम वाले, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे कम वाले डेसिमल प्लेसेस ध्यान में रखने हैं। और अगर बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं कैलकुलेशन में तब भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया आपको सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सारी कैलकुलेशंस का, कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपने एग्जैक्ट आंसर कैसे लाने हैं। और ये एक टर्म मैंने आपको बतानी थी सब्सिडायरी यूनिट्स का। जब आपकी पावर्स में आ जाते हैं आंसर तो कई बार ना न्यूमेरिकल्स में आपको कह देते हैं रिप्रेजेंट दिस टर्म इन नैनोमीटर्स या पिकोमीटर्स या ऐसी आपके पास कुछ ना यूनिट्स आ जाती हैं। तो ये उसके लिए मैंने लिख दिया है सारा, आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर 10⁻⁻2 हो तो सेंटी होता है, 10⁻³ हो तो मिली होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास क्या है 5 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई न्यूमेरिकल्स में ही बोल देते हैं है ना कि इसको आप मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करो, तो 10⁻³ जो है वो क्या होता है मिली, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 मिलीग्राम। और यही अगर 10⁻⁻6 होता, ठीक है, ये अनदर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तब मैंने इसको क्या लिखना था, दिस इज माइक्रो, तो मैंने लिख देना था इट इज माइक्रोग्राम। माइक्रो को म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आप माइक्रो भी लिख सकते हो 5 माइक्रोग्राम। क्लियर। तो ये सब्सिडायरी यूनिट्स होती हैं जो 10 पे डिपेंड करती हैं, और इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है मैं वो बता देती हूँ, सारी आपने ध्यान में नहीं रखनी है। मिली, माइक्रो, नैनो, 10⁻³ -6 -9 ये अच्छे से दिमाग में रखनी है। पीको, फेम्टो भी, बाकी सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किलो, मेगा, गीगा ये आपको पता होनी चाहिए, टेरा किसी हद तक, दैट्स इट। और ये डेसी सेंटी तो कॉमन है, बाकी ये इतनी सारी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्टली आपको ये। और एक यूनिट आपको और देखने को मिलती है न्यूमेरिकल्स में, एंगस्ट्रॉम की, और इसको कैसे लिखते हैं 10⁻, अगर -10 होगा तब हम एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो यूज करते हैं।
क्लियर हो गया। और एक बच्चे आपको ये सारे थे आपके बिल्कुल जनरल टॉपिक केमिस्ट्री के। कल से हम मेन जो हम कहते हैं ना कि केमिस्ट्री का सेक्शन लॉज एंड ऑल, तो वो सारा कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारा बेसिक था रिगार्डिंग द कैलकुलेशन। तो एक आपका और टॉपिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी केमिस्ट्री में, बिकॉज अब वो आपका फिजिक्स में फुल एक्सप्लेनेशन में टॉपिक आता है डायमेंशंस एंड ऑल, ठीक है। तो हम सीधा कल लॉज कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, कई बार ना आपको सिग्निफिकेंट फिगर से तो 1-2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, और कई बार आपको ना टेम्परेचर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल जो है वो पूछ लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है जो टेम्परेचर है वो 3 यूनिट्स होती हैं उसकी। एक होती है केल्विन, एक होती है डिग्री सेल्सियस, और एक होती है आपके पास फ़ारेनहाइट, है ना। तो आपके पास 3 यूनिट्स हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने क्या करना है, इनकी इंटर कन्वर्जन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने अपनी कॉपी में खुद से फॉर्मूला लिखना है, हाउ कैन वी कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो रिलेशन जो है वो आपने खुद से लिखने हैं आप। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। बाय बाय, थैंक यू।